बैक स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ हम लोग बात करने वाले केपलर्स लॉ पे। ये केपलर्स लॉ क्या है, केपलर्स ने ये लॉ कैसे लाया, और ये प्लानिटरी मोशन के लिए प्लानिटरी मोशन केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्यों कहा जाता है। नाम से पता ही लग रहा होगा क्योंकि इन्होंने प्लानिट के मोशन के लिए किया था, तो इसलिए लाया होगा। इनका पूरा नाम जोनास केपलर था। लगभग 16वीं सेंचुरी के टाइम में ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए थे। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे अलग अलग वर्ल्ड में काम कर रहे थे, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में काम कर रहे थे, जिनमें एक गैलीलियो गैलीली भी थे, जिनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। उन्होंने भी पूरा जिंदगी अपना टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप तो आप समझते होंगे ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूर के ऑब्जेक्ट को, दूसरे प्लानट को या दूसरे सैटेलाइट को अर्थ से ही देखा जाता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने वाला। तो पूरा सैटेलाइट से ऑब्जर्व ही करते रह गए और उन सबको कलेक्ट करके केपलर्स लॉ बनाते हैं। केपलर्स ने 3 लॉ दिया। केपलर कितने लॉ दिए हुए, तो केपलर गिव 3 लॉ। केपलर कितने दिए, 3 लॉ दिए। और ये लॉ किस लिए था, तो ये लॉ था मोशन के लिए, विच गवर्न लॉ ऑफ मोशन। ये सिंपली बोल सकते हैं गिव 3 लॉ फॉर मोशन ऑफ प्लानट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं केपलर गिव 3 लॉ फॉर मोशन ऑफ प्लानट। ठीक है, पर ऑफकोर्स प्लानट और सैटेलाइट पे भी लगता है। प्लानट सैटेलाइट, सैटेलाइट तो आप समझते हैं, सैटेलाइट ऐसा चीज है जो अर्थ के चारों तरफ या प्लानट के चारों तरफ अगर घूमता है तो सैटेलाइट। देखिए प्लानट कौन है, जो सन के चारों तरफ घूमता है, और सैटेलाइट कौन है, जो प्लानट के चारों तरफ घूमता है। तो इन्होंने 3 लॉ दिया था, और ये लॉ समझने से पहले, तीनों लॉ समझने से पहले एक आपको चीज समझना पड़ेगा। एक होता है इलिप्स और एक होता है सर्कल। सर्कल के बारे में आप अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड है। सर्कल कुछ इस तरह का दिखता है। इसका बनने का खासियत क्या है, तो ये ऐसे बनता है कि एक फिक्स पॉइंट से जो बाउंड्री है उसका डिस्टेंस फिक्स रहता है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए इसको बोलते हैं सर्कल, हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये है इलिप्स। इसके बारे में अभी हम लोग का स्टडी नहीं हुआ, 11th से स्टार्ट होता है, तो 11th में ज़्यादा स्टडी होगा। इसके पास एक ही सेंटर होता है जिसको सी से डिनोट करते हैं। इसके पास 2 सेंटर होता है। अभी 2 सेंटर को हम लोग फोकस बोलते हैं। इसके केस में क्या बोलते हैं, फोकस। 2 है, इसको F1 F2 फोकी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोकी। तो सेंटर जो है इस केस में, ऑफकोर्स सेंटर मतलब बीच में, आप लोग समझते होंगे, पर यहाँ समझ लीजिए। इसके बाद 2 पॉइंट होते हैं और 2 पॉइंट इस तरह से अरेंज है इसमें। ठीक है, किसी पॉइंट, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ लीजिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये पी पॉइंट है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस F1 से F2 से, दोनों फोकस है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है फोकस। ठीक है, या अगर कलेक्टिवली करें तो फोकी बोलेंगे। ठीक है, ये प्लूरल है फोकी, फोकस का। तो ये जो सम होगा यानी F1P और F2P, इस दोनों का सम ये बराबर होता है। सर्कल के केस में क्या होता है, सर्कल के केस में, तो सर्कल में एक खासियत था कि किसी भी पॉइंट से, ठीक है, सर्कमफेरेंस पे, उसके बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट से सेंटर के बीच में डिस्टेंस फिक्स रहता था। इसमें क्या है कि इसमें जो सम है वो फिक्स है। ठीक है, उस फिक्स पॉइंट से जो दोनों, हम लोग ये बोले, यहाँ पे रेडियस नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे आप ये बोलिए कि दोनों जो डिस्टेंस है F1P और F2P, इस दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। ये कहीं के लिए भी, आपको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ अगर इससे नहीं समझे। मान लीजिए एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो इस केस में ये डिस्टेंस F1 से होगा, ये डिस्टेंस F2 से होगा। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, तो इस केस में F1Q और F2Q जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप समझे, अब मुझे लगता है समझ गए होंगे कि F1 और F2 जो है उससे कहीं दूसरे एक पॉइंट ले लीजिए और उससे दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसका सम फिक्स होगा। ऐसे डिजाइन किया जाता है कौन, इलिप्स। ज़्यादा आपको स्टडी करना नहीं है, बस आपको समझना। इलिप्स भी एक चीज़ होता है सिंपल में, जिसको ओवल बोलते हैं। मैं से भी इंट्रोड्यूस कर सकता है ओवल, पर ओवल से थोड़ा अलग होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरह का होता है। तो पहला जो लो है ना वो इनका इलिप्स पे ही है। पहला लो में ये बताए, ठीक है, कि जो प्लानट है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, यानी इलिप्स के जैसे स्ट्रक्चर में मूव करता है, सर्कुलर पे नहीं मूव करता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, वो न्यूटन का था, ये केपलर का है। तो ये क्या कहता है कि प्लैनेट्स जो है, या अब ये लागू होता है किसी पे, सैटेलाइट पे भी, पर ये जो दिए थे, प्लैनेट्स मूव करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसमें, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इलिप्टिकल मतलब इलिप्स वाले ऑर्बिट में। सर्कल मूव करता है तो सर्कुलर बोलते हैं ना, उसी तरह से इलिप्स में मूव कर रहा है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, तो वो रास्ता जिसमें प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, जिसमें कोई चीज़ घूमता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केमिस्ट्री में, तो वहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि ऑर्बिट कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो कोई रास्ता, ऑर्बिट अगर नहीं समझते हैं तो एक पाथ है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, पाथ इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव, एन ऑब्जेक्ट मूव। जैसे अगर यहाँ पे प्लैनेट का बात करें, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, तो पाथ इन विच प्लैनेट मूव, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन, सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है,
और सन कहाँ है, तो ये बताए कि सन या तो इस फोकी पे या तो इस फोकी पे होगा। इसमें तो एक ही फोकी होता है, एक ही सेंटर होता है, इसमें दो होता है। तो बताए कि सन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है, इसी दोनों में से फिक्स कहीं पे होगा। तो ये सिंपल सा लो, प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन विथ सन, जो सन है वो कहाँ होंगे, एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो समझे, यही था इनका सिंपल सा लॉ। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ समझने का है नहीं, बस इलिप्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। ये लॉ बताता था, क्या बताता था, ये लॉ बताता था कि ऑर्बिट जो है प्लैनेट का वो ओवल है, इलिप्स के जैसे है, नॉट सर्कल, ठीक है। तो ये बताता क्या था, तो ये बताता था कि प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लैनेट जो है मूव करते हैं किसमें, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट, इसे अगर पूछ दे कि फर्स्ट लॉ से आप क्या समझते हैं, तो प्लैनेट, इससे हम समझते हैं कि प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं ओवल ऑर्बिट में, नॉट एग्जैक्टली इन सर्कुलर ऑर्बिट, नॉट एग्जैक्टली इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। देखिए सर्कल जो है ना, आपको फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है इलिप्टिकल में, तो सर्कल भी एक तरह का एलिप्स ही है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो सर्कल बनता है, मतलब F1 F2 एक दोनों एक साथ मिल गए तो ये है सर्कल। अगर आप इसमें समझे कि यहाँ भी F1 F2 है, बहुत पास में है, तो ये भी एक तरह का एलिप्स ही है। तो खैर उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं। तो इलिप्टिकल पाथ की बात मैंने बता ही दिया। इलिप्टिकल पाथ के पास दो फोकस होता है, मैंने पहले ही बता दिया है, जिसके दोनों फोकस में से एक फोकस जो है उस पर सन रहता है और उसके चारों तरफ बॉडी मोशन करता है। तो बहुत ईजी था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम लोग जानते हैं प्लैनेट मूव करता है, बस नया इन्फॉर्मेशन मिल गया कि इलिप्स के चारों तरफ मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। अब सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ जो था वो बताया कि प्लैनेट मूव करता है, हाँ मूव करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन समझते होंगे। अगर अपने जगह पे कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, और अगर किसी चीज़ के चारों तरफ मूव कर रहा है तो रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये बताया कि प्लैनेट जो है, हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ इस तरह से, ठीक है। ये तो समझे कि इलिप्टिकल पाथ में आप उस किस तरह से, तो एक प्रॉपर्टी है बताया, ठीक है, इस तरह से मूव करता है कि लाइन जो हम ज्वाइन करें प्लैनेट का और सन का, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब समझिए ऐसे, ये अगर एक इलिप्स है, ठीक है, ये अगर इलिप्स है, यहाँ एक F1 या F2 किसी पे एक सन है, ये क्या हमारा, ये है सन। तो अगर ये बोल रहा था कि आप लाइन ज्वाइन करें किसका किसका, तो प्लैनेट का, ये मेरा प्लैनेट और सन से किसी दो टाइम इंटरवल में, किसमें, किसी दो टाइम इंटरवल, मान लीजिए यहाँ टाइम T1 था, यहाँ टाइम T2 था, तो इस दो टाइम इंटरवल में, ठीक है, एक बार प्लैनेट यहाँ रहा होगा T1 में, मान लीजिए 10 दिन बाद यहाँ था, तो इस दोनों के बीच में, तो कहीं पे भी, ठीक है, यही है लाइन, इसी का मतलब है कि लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन। और ये जो एरिया है इस दोनों के बीच में, एरिया भी कवर हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं एरिया, तो इसको बोलते हैं एरिया जो स्वीप किया, यानी कवर किया, एरिया स्वीप मतलब एरिया कवर किया, एरिया कवर किया, ठीक है, दो टाइम इंटरवल के बीच में, टाइम T1 T2 के बीच में। ये किसी भी दो अगर इक्वल इंटरवल है, किसी भी अगर इक्वल इंटरवल में, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्या बताया कि हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ इस तरह से कि जो लाइन ज्वाइन करेगा प्लैनेट को सन से, वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब अगर ये प्लैनेट, मान लीजिए थोड़े दिन बाद प्लैनेट यहाँ आ जाता है, फिर अगर T1 अगर 10 दिन लगाता, फिर मैं 10 दिन का बात करता हूँ, ठीक है, फिर मैं 10 दिन का ही बात कर रहा हूँ T2 का, तो ये अगर T1 T2 अगेन ये T1 T2 10 दिन का गैप है, तो फिर से जो एरिया होगा, ये एरिया बोले कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये अगर 2000 मीटर स्क्वायर था, ये भी 2000 मीटर स्क्वायर ही होगा, ये कहना था सेकेंड लॉ। अब इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, पहले इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हर एक प्लैनेट मूव करता है, इच प्लैनेट रिवॉल्व, ठीक है, हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, कैसे, रिवॉल्व अराउंड सन, इस तरह से, इन सच अ वे, ठीक है, इस तरह से, दैट द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन जो ज्वाइन कर रहा है किसको किसको, प्लैनेट और सन को, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, प्लैनेट टू द सन, कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब कहीं पे ले लीजिए, ठीक है, कहीं पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो थोड़ा छोटा लग रहा है या यहाँ पे बड़ा लग रहा है। आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप ले रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, अगेन ये अगर 10 दिन का गैप है, ठीक है, ये अगर 10 दिन का गैप है, तो इस केस में भी जो एरिया है यहाँ भी बराबर होगा। यही कहना था किसका, सेकंड लॉ का। अब ये इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए, जब पास में रहता होगा प्लैनेट, जैसे यहाँ पास में है,
पास में जब प्लानट है तो फोर्स ज़्यादा होता होगा, फोर्स ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब एक्सीलरेट ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा एक्सीलरेशन। सेकंड लॉ से हम जानते हैं, फोर्स के फोर्स चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मोर द फोर्स मोर द एक्सीलरेशन, आप याद कीजिए 3 केस मैंने पढ़ा था। मतलब ज़्यादा नज़दीक है मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, मतलब ज़्यादा, अब ज़्यादा फोर्स क्यों लग रहा होगा नज़दीक में, क्योंकि डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फोर्स। तो यहाँ अगर फोर्स लग रहा है ज़्यादा मतलब एक्सीलरेशन ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ज़्यादा डिस्टेंस मतलब ज़्यादा एरिया। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना पतला एरिया लग रहा है, तो लग रहा है तो ये इक्वल नहीं है, पर यहाँ पे है उतना ही एरिया, और ये टाइम इंटरवल अगर सेम हो, टाइम इंटरवल अगर सेम हो तो उतना ही एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया, स्लो हो गया। क्यों वेलोसिटी स्लो हो गया, क्यों प्लानट धीरे धीरे चलने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये दूर हो गया। तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि प्लानट जो है वो फास्टर मूव करते हैं, मूव फास्टर कब, जब वो क्लोज रहते हैं, व्हेन इट इज क्लोजर टू सन, जब नज़दीक रहते हैं सन के, और मूव स्लोली, और मूव करते हैं स्लोली, धीरे धीरे मूव करते हैं कब, जब दूर रहते हैं, व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन, दूर रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ही फिगर के माध्यम से, ये एरिया ये एरिया ये एरिया बराबर है। थर्ड लॉ पे आते हैं, और थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको रखना भी पड़ सकता है, अगर ज़्यादा आपको ये रेशियो प्रोपोर्शन का नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद रखना पड़ेगा। थर्ड लॉ क्या कहता है, तो देखिए ये बताया कि जो क्यूब होता है, जैसे आप पढ़े थे स्क्वायर, उसी तरह से क्यूब का मतलब होता है पावर 3, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लानट फ्रॉम सन। ठीक है, मतलब फिर से मैं एक फिगर के माध्यम से इसको समझाता हूँ आपको। ये रहा मेरा इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, ये रहा इलिप्टिकल पाथ जिसका अपना फोकी हो गया F1 F2। अब देखिए कोई भी प्लानट जो है, ठीक है, उसका अपना टाइम पीरियड होता है जिसमें वो रिवॉल्व करता है अपने पूरे, जो सन है यहाँ पे F1 या F2 पे सन होगा, तो इस चारों तरफ जो रिवॉल्व करेगा, जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं। 1 ईयर मतलब क्या होता है, 1 ईयर किसी प्लानट का, हमारे अर्थ का जो प्लानट का है 1 ईयर वो 365 डेज है, 365 डेज और 4 आवर में लगभग 6 आवर में सॉरी, वो पूरी तरह से रिवॉल्व कर लेता है। इसी तरह से दूसरे प्लानट का अलग अलग ईयर होता है। जैसे हम मैं बात करूँ सबसे नज़दीक वाला मरकरी, उसका 46 या 47 डेज का ईयर होता है। ठीक है, क्योंकि 46 या 47 डेज में ही वो क्या कर लेता है, अपना पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो 1 ईयर का क्या मतलब है, तो 1 ईयर का मतलब है 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय प्लानट, टाइम टेकन बाय प्लानट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर मार देना, जहाँ से यहाँ से निकलता वहाँ से। तो जो थर्ड लॉ है उसका सिंपल सा कहना है कि जो क्यूब करेंगे हम किस चीज़ को, मीन डिस्टेंस। अब ये मीन डिस्टेंस को समझने के लिए, मीन डिस्टेंस थोड़ा सा भी हायर मैथमेटिक्स हो जाता है, पर मैं आपको और सिंपल करके इसको बताऊंगा, थोड़ा सा इलिप्स में घुसना पड़ेगा और ज़्यादा दिक्कत है ना। तो मीन क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लानट। ठीक है, अब ए प्लानट फ्रॉम सन, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। फ्रॉम सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो आपका नॉलेज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, तो टाइम पीरियड मैं नहीं लिखिए, पूरा ही लिख देता हूँ। टाइम पीरियड का डेफिनेशन है स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन टू मूव अराउंड सन, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ठीक है, मूव अराउंड सन। देखिए इसका सिंपल मतलब है, इसको पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं। क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को हम आर से दिखाए, आपको डी से भी दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ रेडियस की बात हो रही है, तो ये इसका क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टाइम पीरियड स्क्वायर, उसके स्क्वायर का। ठीक है, टाइम पीरियड के स्क्वायर का। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आर क्यूब, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के के इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से बोल सकते हैं कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं, ये मीन डिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग दूसरा लैंग्वेज यूज करते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मीन डिस्टेंस उसके बाद क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस को मैं हटा के अभी लिख देता हूँ क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब ये सेमी मेजर एक्सिस आपको और हाई लग रहा होगा, पर उम्मीद कीजिए मीन डिस्टेंस से ज़्यादा ईजी है। क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट, ऑफ ए ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्या है, तो वो रास्ता जिसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ऑफ ए प्लानट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं डीपी देख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड
स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन टू टेक वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ प्लानट। चलिए अब समझते हैं। ये जो इलिप्स है ना, जैसे सेंटर और रेडियस होता था सर्कल में, उसी तरह से यार देखिए, एक है F1 F2, एक होता है एक लाइन जो पास करता है, एक लाइन सेगमेंट जो पास करता है, इसके दोनों फोकस है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और एक होता है जो इसके बीच से, एकदम बीच से एक लाइन पास करे वर्टिकली, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर। और इसका अगर हाफ कर ले, ठीक है, सेमी स्टैंड फॉर हाफ, ठीक है, इसका हाफ कर ले तो वो कहलाता है सेमी मेजर या सेमी माइनर एक्सिस। यानी इतना ही सिर्फ बात करें तो सेमी माइनर एक्सिस, सिर्फ इतना ही बात करें, सिर्फ इतना ए बी कर दे, ए ओ बी कर दे, तो ये ए ओ जो है वो क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। यही कहने का मतलब है सेमी मेजर एक्सिस का। मतलब इस सेमी मेजर एक्सिस का अगर क्यूब कर दिया जाए, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लानट। मतलब जितना टाइम पीरियड में वो मूव कर रहा है उस दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, प्रोपोर्शन, वो कांस्टेंट रहता है। इसको और एकदम मैं सबसे सिंपलेस्ट, मुझे पता है अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है, सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में मैं आपके पास रखता हूँ। देखिए, अगर आप स्क्वायर करें, इफ यू स्क्वायर, इफ वी स्क्वायर, किस चीज़ का स्क्वायर करें? वो ईयर, द ईयर ऑफ ए प्लानट। ईयर आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ईयर का क्या मतलब होता है? वो टाइम जिसमें एक प्लानट पूरा इवोल्यूशन करे। मतलब यहाँ ईयर का बात करें, मतलब टाइम पीरियड का बात करें, तो स्क्वायर ऑफ द ईयर ऑफ ए प्लानट, ठीक है, ऑफ इच प्लानट। हर एक प्लानट का अपना अपना होता है। हाँ, तो इफ वी स्क्वायर द ईयर ऑफ ए प्लानट, और इसको डिवाइड कर दे, और इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड इट बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस जो सन से है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है। तो हमको वो क्या रहने वाला है? इट रिमेन्स कांस्टेंट, या इट गिव्स अ कांस्टेंट नंबर, या इट रिमेन्स अ कांस्टेंट। मतलब आप अगर स्क्वायर कर दे ईयर को, यानी वही टाइम पीरियड का बात कर रहा है, ईयर मतलब टाइम पीरियड, और उसको डिवाइड कर दे क्यूब ऑफ डिस्टेंस से, आर क्यूब से, तो वो क्या देने वाला है? एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर देने वाला है सब प्लानट का, ठीक है। आप ये अर्थ के लिए भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर होगा, वो फिक्स नंबर होगा। चलिए, ये बात करना था मुझे थर्ड लॉ में। इसी के साथ थर्ड लॉ खत्म हो जाता है। एक लास्ट टॉपिक जो पिछले में छूट गया था वो था ग्रेविटेशन वर्सेस ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर है? तो ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। ग्रेविटेशन जब हम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। और एक और बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कभी भी रिपल्सिव नहीं हुआ आज तक, ठीक है। मतलब अट्रैक्ट ही करता है किसी दो चीज़ को, रिपेल नहीं करता है। अब फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ये बिना कॉन्टैक्ट किया आता है। अगर आप पत्थर ऊपर से फेंक रहे हैं तो अर्थ बिना उसको टच किए खींच लेता है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसी को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जैसे आप बात करें, आप पढ़े होंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, मतलब दो चीज़ को अट्रैक्ट भी करता है और दो चीज़ को रिपेल भी, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हम बोल सकते हैं? बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन, ठीक है। हमारे आपके बीच में, ठीक है, हमारे अर्थ के बीच में, इसको भी ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। ये इसका बोल सकते हैं, इसका ब्रांच है, इस प्रकार ब्रांच है, ये पूरा है, इसके ब्रांच में से ये निकला। ये कहते हैं हम इसके तब यूज करते हैं जब हमको किसी प्लानेट और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में यूज करना है। जैसे अर्थ और प्लानेट के बीच में यूज करना है, उसको अर्थ का ग्रेविटी बोलेंगे। सन और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो उसको सन का ग्रेविटी बोलेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लानेट एंड ऑब्जेक्ट, प्लानेट एंड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोर अप्रोप्रिएटली अगर आप इसको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, तो वो बोल देंगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ या अर्थ का ग्रेविटी। उसी तरह से सन का भी ग्रेविटी होता है, ठीक है। उसी तरह से सन का ग्रेविटी होता है, मून का ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो सबका ग्रेविटी होता है, ऐसा नहीं है कि अर्थ का ही ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी अक्सर जो छोटा वर्ड है ग्रेविटेशन कंपेरिजन, ग्रेविटेशन हर एक दो चीज़ जिसके बीच में अट्रैक्शन है उसको कवर करता है, ठीक है। सन्स, ग्रेविटी, सब। तो ये बात था, इतना ही सेकंड लेक्चर में बात करना था। थर्ड लेक्चर से हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल के बारे में। तब तक देखते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।